नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद यूपी में भी भारी राजनीतिक हलचल है। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और महागठबंधन यानी जिसमें तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां थी, उनका सफाया हो गया। इसका असर अब यूपी में पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक पड़ना तय माना जा रहा है। बिहार नतीजों के बाद यूपी में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह जैसे चरम पर है, जैसे कोई मुगली घुट्टी पिला दी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद जो कंधे झुके हुए थे, वो कंधे फिर से तन गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा और बाकी पार्टियां नए सिरे से अपनी रणनीति के दस्तावेजों पर सिर धुन रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगले साल में कई महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, लेकिन हिंदी बेल्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर जो 2027 में होना है और उससे पहले पंचायत चुनाव होने हैं, उन पर सबकी नज़र बनी हुई है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी का जो पूरा एक, जिसे कहते हैं, एक राजनीतिक चमक जो बीजेपी अपने प्रदर्शन के साथ लेकर आती है, वो हमें इन्हीं हिंदी भाषी राज्यों में खास तौर पर नजर आती है। तो डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, हम एक एक करके हर फैक्टर पर बात करेंगे, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है बिहार के चुनाव पर, और यूपी पर आप इसका क्या असर देखते हैं? नीरज जी, पहली प्रतिक्रिया जो सबकी है वही मेरी भी है कि ये नतीजे अप्रत्याशित थे। अप्रत्याशित इसलिए नहीं कि जीत किसकी हुई, अप्रत्याशित इसलिए कि जिस दौर में द्विध्रुवीय राजनीति में हमने लगातार देखा है कि बड़े टक्कर का चुनाव होता रहा है, बड़े इतना आसान नहीं होता है किसी को कहना कि मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री हो। बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो पता नहीं कितने जमाने बाद ये फिगर आई है कि 243 में 2010 के बाद, 15 साल के बाद तो ये आया है। और इस वजह से बहुत सारी विश्लेषणों की भी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इस चुनाव के नतीजों ने बहुत सारे स्थापित जो वैचारिकी होती है, खासतौर पे राजनीतिक विश्लेषण की या राजनीतिक परिदृश्य को देखने की, उन सबको धता बता दिया, सबको हाशिए कर दिया। इस नतीजों ने ये भी बताया कि आप वो सारे जो एक फेवरेट इश्यूज होते थे, जिसको माना जाता था कि लोकतंत्र में लोग वोट इसलिए पड़ते हैं कि वो अपनी जिंदगी की बेहतरी का एक दीर्घकालीन रास्ता ढूंढता है वोटर। और जैसा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के वादा, जो अगर याद करें अच्छे दिन आएंगे, वो एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक सोच करके लेके आया। लेकिन अगर आप देखिए तो वो सारे मुद्दे तो यहां गायब हो गए। जिसने उम्मीद जगाई बेरोजगारी पे खत्म करने की, उसका नतीजा 25 सीट पे रहा, और जिसने 10,000 रुपए बांटे चुनाव के बीच में, उसका नतीजा 90% स्ट्राइक रेट पे रहा। तो अब सोचने की बात यह है कि क्या जनता तात्कालिकता की तरफ देख रही है या क्या जनता अपनी बाकी चीजों को, और ये पहली बार नहीं है, जैसे नोटबंदी के वक्त भी बात होती थी कि नोटबंदी से बहुत लोगों की जिंदगी पे बड़ा नुकसान हुआ है, कारोबार बंद हुए हैं, सब नतीजा नहीं हुआ। तो ऐसे जितने मुद्दे होते हैं, पलायन, महंगाई, बेरोजगारी, हर चुनाव दर चुनाव वो सारे मुद्दे ध्वस्त होते हैं। और विक्ट्री जो आती है वो वहां पर चर्चा होती है प्रबंधन की, वहां पर चर्चा होती है मजबूत तंत्र की, वहां पर चर्चा। तो अब लोकतंत्र के भीतर ये एक बड़ा नया परिदृश्य है। आप देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद से जो मसला उठा कि साहब वोटर लिस्ट में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां भी हमने देखा कि डबल वोटिंग हुई, बहुत सारे लोगों ने की और बाकायदा तस्वीरें भी लगाई, बट उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है वो इन चीजों को बहुत नॉर्मली ले रहा है कि हाँ, ये तो इसमें कोई बात नहीं है। तो
अब उन नतीजों को समझने के लिए दो ही रास्ते हैं। या तो आप बेसिक्स को देखिए, हो सकता है, देखिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि सफलता के 50 तर्क होते हैं और असफलता की 1000 आलोचनाएं होती हैं जी। वो तो पार्टियों का मामला है। वो अगर आरजेडी और कांग्रेस हारी हैं और इस बुरी तरह हारी हैं तो उनको सोचना होगा, उनको देखना होगा, क्योंकि आखिर उन्हीं को चुनावी मैदान में जाना है। लेकिन उससे इतर अगर आप हम जैसे लोगों को देखिए, हम और आप हैं, तो हम जो चीजें ग्राउंड पे देख रहे हैं वो चीजें कन्वर्ट नहीं हो रही है वोटों में, तो फिर चीजें तो थोड़ी अप्रत्याशित लगती हैं। तो ये तो हो गया बिहार का मामला। लेकिन अब ये जरूर तय है, इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने कितनी बार ये बात कही कि बिहार के चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि वो देश और प्रदेश की राजनीति पे बड़ा असर डालने वाले हैं। और वो असर पड़ेगा, अब वो असर पड़ेगा। किस रूप में पड़ेगा उसके भी कई एक एक करके थोड़ा पिन पॉइंटेड सवालों पर आते हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। पहले आपने जो बात कही, मुझे उस पर एक चीज याद आ रही है कि साल 2012 का चुनाव था पंजाब में उन दिनों जिसे कहते हैं ना तवे पे रोटी पलटना, पंजाब भी उन स्टेट्स में था जहां हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। लेकिन 2007 में प्रकाश सिंह बादल जीते और 2012 में भी प्रकाश सिंह बादल जीते। एक बड़ा आश्चर्य था, बड़ी आश्चर्य के रूप में चुनाव का नतीजा था। मुझे याद है कि अकाली दल के एक बड़े सीनियर नेता ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस नहीं बेअंदाजी के साथ हम लोगों को कहा, 2-4 पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि अरे यार चुनाव क्या है, चुनाव तो मैनेजमेंट होता है। तो उस वक्त हम लोग हंसे थे कि ये जीत के उत्साह में बेअंदाज हो गए हैं। लेकिन आज चुनाव मैनेजमेंट होता है, ये एक नॉर्मल फिलॉसफी है। चुनाव कोई लोग बदलाव के लिए या बेहतरी के लिए वोट के जरिए नहीं कर रहे हैं, चुनाव एक मैनेजमेंट है। आज की तारीख में ये एक नॉर्मल फिलॉसफी है। खैर, हम एक एक करके आते हैं। जैसा मैंने कहा था एक एक फैक्टर पे आएंगे। सीधा सवाल आपसे कि 2023 में जब बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद बिहार चुनावों की जब जब विवेचना हुई तो ये कहा गया कि ये जातिगत सर्वे हो गया है। अब हर किसी को पता लग गया है कौन सी जाति कितनी है और कितनी उसकी भागीदारी है। लेकिन नतीजे जब आए तो हमने देखा कि तेजस्वी यादव जिनकी मुहिम की वजह से जातिगत सर्वे हुआ था, वो धराशायी पड़े हुए हैं। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में खतरे में है? क्या अखिलेश को अपने पीडीए को लेकर मंथन करना होगा? आप म्यूट पे हैं सर शायद। नीरज भाई, मैं यही कह रहा हूं कि जो जो मुद्दे होते थे वो नतीजों में रिफ्लेक्ट नहीं होते, मतलब नतीजे आपके सामने नहीं आते उस तरह से। अब तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना की बात की, सब कुछ, और आज जब नतीजे आए हैं तो कई जगह से ये भी खबरें हैं कि भाई उनकी अपनी बिरादरी के भी बहुत सारे वोट जो है दूसरी तरफ गए। तो एक, अब इसके सकारात्मक पहलू को अगर आप देखिए तो भारतीय राजनीति में बिहार जैसे प्रदेश में जहां जाति इतनी मजबूत फेनोमेना है, वहां पर अक्रॉस कास्ट वोटिंग शुरू हो गई है। एक बहुत पॉजिटिव लाइन है ना। तो अगर ये लाइन शुरू हो गई है अक्रॉस कास्ट वोटिंग की, तो सैद्धांतिक रूप से, आदर्श रूप से तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद फिर क्या होगा? फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, क्योंकि पीडीए, मान लीजिए पीडीए तो अखिलेश यादव तो एक स्टेप आगे निकल चुके थे पहले ही, एमवाई से बहुत बाहर निकल के उन्होंने पीडीए कर लिया। तो पीडीए मोटा मोटा जो है, अगर काशीराम और मुलायम सिंह दोनों को मिला लिया जाए तो 70% के आसपास बनता है। लेकिन अगर चुनाव में ये आधार ही नहीं रहेगा वोटिंग का, तो फिर पीडीए तो अप्रासंगिक हो ही जाएगा। बात तो नहीं सच है। लेकिन बात जो आप इसके पहले कह रहे थे कि चुनाव एक प्रबंधन है, और प्रबंधन के बाद नतीजों के लिए तर्क वो हमेशा मौजूद रहते हैं। तो अखिलेश यादव बिहार नतीजों के बाद उनके जो रिएक्शंस आए हैं वो ठीक है, पब्लिक रिएक्शन अपनी जगह पे, लेकिन निश्चित तौर पर ना सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि ममता बनर्जी, स्टॉलिन, केरल में
सब लोग अब अपनी रणनीति को नए सिरे से उनको देखना पड़ेगा, नए रोशनी में देखना पड़ेगा, क्योंकि पारंपरिक राजनीति तो नहीं चली, बिहार में तो नहीं नतीजे में तब्दील हुई। तो अब आपके सामने एक मॉडल है, उस मॉडल के अकॉर्डिंगली आप कैसे अपने आप को तैयार करते हैं, वो भी उतना ही जरूरी होगा जितना जमीन के सवालों का कंसर्न। तो अब कई बार तो ये भी हम देख रहे हैं कि विदाउट कंसर्न भी बिक्री हो रही है। तो निश्चित तौर पर सबके लिए चुनौती है, अखिलेश यादव के लिए नहीं, हर उस राज्य के नेता के लिए चुनौती है जहां अगले 2 सालों में चुनाव होने वाले हैं। क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन पे किसी तरह का संकट दिखता है आपको? कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फ्लॉप रही है तेजस्वी यादव के साथ। कल मुझे कहीं दिखाई दिया था, कल मैं सफर में था, लेकिन कहीं मुझे एक वीडियो दिखाई दिया था जिसमें यही सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया था और उन्होंने कहा था कि अगर साथी कमजोर हो तो उसको छोड़ा नहीं जाता। तो ये सही बात है कि राजनीतिक तौल में कांग्रेस का पड़ना बहुत कमजोर रहेगा उत्तर प्रदेश में, और वैसे भी कमजोर था। पॉलिटिकल बार्गेनिंग जो जिसको कहते हैं ना, वो बार्गेनिंग जो है वो उस तरह से नहीं होगी। लेकिन वक्त जब आप सब मिल के नहीं लड़ पा रहे हैं तो अकेले लड़ने पे क्या होगा ये हर राजनेता देखेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद ही अकेले नहीं लड़ रही कहीं भी, खुद ही अकेले नहीं लड़ रही है। साझेदारी का तो दौर है ये। अब साझेदारी के लिए आपके पास बचता कौन है? तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव की तरफ से हाल फिलहाल में हमको ये देखने को मिलेगा कि वो कांग्रेस के साथ, मतलब इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग करने की कोई बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। जी 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 समझते हैं हम लोग उस तरीके से। बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जो हैं उनकी हैसियत कम होगी, बीजेपी पर दबाव कम होगा। ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी, जयंत चौधरी, इनकी बार्गेनिंग पावर आपको लगता है कि बहुत कम हो जाएगी, हैसियत कम हो जाएगी? कि इनकी बार्गेनिंग पावर या इनकी हैसियत कभी है ही नहीं इस बीजेपी के साथ। और यहां तक कि इनकी बात नहीं, बीजेपी के में खुद को कद्दावर नेता समझने वाले नेताओं की भी कोई हैसियत नहीं है। एक वक्त होता था जब ये कहा जाता था कि फलाने जो है इस इलाके के बड़े नेता हैं, फलाने इस इलाके के बड़े नेता हैं। सबको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइडलाइन करने के बाद भी वो जीत आ रही है। तो किसी से दबाव क्यों? हाँ, ये जरूर है कि अब जैसे बिहार में आप देखिए, बिहार में बीजेपी के सबसे ज्यादा करीब एलाइंस में अगर देखें तो सबसे ज्यादा करीब चिराग पासवान थे। बाकी सबसे तो थोड़ा उपेंद्र कुशवाहा भी एक दिन रूठे और जीतन राम मांझी भी बोले और नीतीश कुमार तो बोली, मतलब चुप ही हो गए थे, संकेत ही दे रहे थे। लेकिन तो जो सबसे करीबी था उसकी सफलता उसी तरीके से रही। और ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में इसलिए हैं कि बीजेपी को भी एक आधार अपनी जीत के लिए, के जस्टिफिकेशन के लिए चाहिए कि हमारे पास सामाजिक न्याय करने का हमारा चेहरा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये अगर अलग भी हो जाएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें लेनी है उतनी लेगी। एक बात और डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा की, बिहार में बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसे बिहार के बाहर लोग बीजेपी नेता के तौर पर बहुत ज्यादा जानते हों। या तो उनके वो केंद्र में जो मंत्री हैं वो लोग हैं, लेकिन बिहार की लोकल लीडरशिप ऐसी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ऐसा है। अब बिहार में लोकल लीडरशिप के बगैर इतनी बड़ी जीत बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और उसका श्रेय जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी के चार्म को और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के प्रबंधन को दिया जा रहा है। वो लंबे चुनाव से पहले 10-12 दिन तक बिहार में कैंप करके रखा, एक एक चीज पर काम कर रहे थे। मेरा सवाल ये है कि इस जीत का क्या ये असर भी आप देखते हैं कि जो केंद्रीय
नेतृत्व है बीजेपी का, उसका असर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और भाजपा संगठन पर बढ़ेगा, उनका प्रभाव बढ़ेगा? थोड़ा और पीछे से देखिए, हरियाणा, जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या हुआ? हर जगह नए चेहरे आए, ऐसे चेहरे जिनकी कोई पहचान नहीं थी। और वो बड़े चेहरे जिनकी पहचान थी, या जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार मुख्यमंत्री रहे, वो कहां गए? बिल्कुल, है ना? तो ये तो मोदी शाह की जो भारतीय जनता पार्टी की संरचना और जो नियंत्रण और जो शैली है, उसमें अब आप इस मुगालते में मत रहिए कि मैं अपने इलाके का बड़ा नेता हूं, और आप बिल्कुल इस मुगालते में भी मत रहिए कि आपके चुप होने या आपके हटने और आपके जाने से भाजपा को कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो चुनौती भाजपा के सामने आई है, भाजपा ने हर चुनावी जीत के साथ उस सवाल को खामोश कर दिया है। आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान छोटे नेता तो नहीं है, वसुंधरा राजे छोटी नेता तो नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में भी यही है भाई, उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े नेता थे, थे भी और हैं भी, और सबको लगता है कि वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका हो क्या रहा है? हो तो वही रहा है जो मोदी और अमित शाह चाहते हैं। जी। तो वो पार्टी जो है पूरी तरीके से सेंट्रलाइज है, पार्टी पूरी तरीके से शीर्ष नेतृत्व के कैलकुलेशन पे चल रही है, और इस दबाव से भी अब मुक्त है जो कहा जाता था कि आरएसएस का दबाव है। और आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी जैसी वो पार्टी जिसको अनुशासन और सबकी बात कही जाती थी, नियम कानून की बात, जेपी नड्डा का सब्स्टिट्यूट कितने सालों से नहीं आया, जबकि पार्टी का संविधान क्या कहता था? पार्टी का संविधान कहता था कि 2 साल पे, 3 साल पे, शायद 3 साल पे अध्यक्ष होगा। अब कार्यकारी अध्यक्ष चल रहे हैं, अब तो एक एक अलग वो से चल रहे हैं। संघ बीच बीच में खबरें ये भी आती थी कि बड़ा नाराज है और चाहता है और दबाव है और ये है और वो है। कुछ होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि ये सारे दबाव से बाहर है। वो एक ऐसी पार्टी है जहां पर जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी मंशा ही संविधान है, उसकी मंशा ही पार्टी का रणनीति है, और उसका आदेश ही कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि है। तो वो एक बदलाव आया है भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, और वो बदलाव बहुत विजिबल है और बहुत स्ट्रांग है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिहार चुनाव में सह प्रभारी थे। जो चुनावी रणनीति बनी उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई। कहा जा रहा है कि मोदी के और अमित शाह के एजेंडे को ज़मीन पर उतारने का काम किया। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ेगा? वो डेप्यूटी सीएम तो हैं ही, मंत्रालय तो हैं ही, लेकिन जिसे कहते हैं कि सियासी तौर पर कद बढ़ना, क्या केशव मौर्य बिहार जीत का ये फायदा यूपी में लेंगे? देखिए, केशव मौर्य संगठन और चुनाव के मामले में पहले भी अपने आप को साबित करते रहे हैं। 2017 का चुनाव उनके ही नेतृत्व में हुआ था, और बहुत मेहनती नेता हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात कह सकता हूं, क्योंकि वो कैंपेन मैंने बहुत उनका कवर किया था। और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में ये एक माना भी जा रहा था कि उनको उनका हक मिलेगा, मगर नहीं हुआ। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, वो खुद इतने स्ट्रांग पर्सनालिटी के लीडर हैं कि वो उसके सामने केशव मौर्य को तवज्जो पहले तो जितनी मिली पहले कार्यकाल में, दूसरी बार वो चुनाव भी हार गए और खुद का चुनाव हार गए, और उप मुख्यमंत्री तो बने लेकिन विभाग उनके कमजोर हुए। तो अब दबाव की बात है। देखने वाली बात यह है कि दिल्ली की निगाह में उनकी भूमिका क्या है। मैं बार बार अब कह रहा हूं कि अब ये बात भूल जाइए कि स्थानीय समीकरण क्या है, स्थानीय व्यवस्थाएं क्या हैं। दिल्ली की निगाह में किसकी क्या भूमिका है, किसकी क्या जरूरत है, वो दिल्ली ही तय कर रही है और दिल्ली ही तय करेगी। दिल्ली को अगर लगता है कि अगले चुनाव की बिसात बिछाने के लिए
आपको पीडीए की काट चाहिए तो केशव मौर्य का रास्ता बनेगा। लेकिन अगर दिल्ली के रणनीति में कुछ और होगा तो केशव मौर्य पार्टी के एक अनुशासित सिपाही की तरह दी हुई भूमिकाओं को निभाते रहेंगे। क्योंकि परसों रात में एक अफवाह बहुत तेजी से उड़ी कि केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, बनाने की घोषणा होने ही वाली है। अच्छा। 48 घंटे बीत गए, अभी तक तो कोई घोषणा हुई नहीं। तो जो जो मैं कह रहा हूं कि जो मोदी शाह या खास तौर पे अमित शाह, यहां मोदी को भी एक तरफ से आप अलग रखिए, अमित शाह के कैलकुलेशंस में कौन सा नेता कब तक किस महत्व का है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई चीज मायने नहीं रख रही है। एक सवाल सीमांचल की बिहार में बड़ी चर्चा थी चुनाव से पहले भी, और जो नतीजे आए तो चुनाव के बाद भी जाहिर तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में पूरा हिसाब किताब ही बिगाड़ के रख दिया। वैसे तो पूरे बिहार में ही तेजस्वी यादव और महागठबंधन का हाल बेहाल है, लेकिन सीमांचल में जिसे बहुत थ्योरी दी जा रही थी कि अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफ जाएगा, जहां जो बीजेपी को हरा रहा है उसी की तरफ जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन ओवैसी ने सीमांचल में महागठबंधन को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। क्या आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ होने जा रहा है या हो सकता है? देखिए, अब मैं फिर वही कह रहा हूं ना कि जो जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही थी सीमांचल से, उसमें हर जगह यही बात हो रही थी कि ओवैसी इस बार प्रभावी नहीं रहेंगे। लेकिन ओवैसी प्रभावी हुए और बहुत स्ट्रांगली प्रभावी हुए, है ना। अब उत्तर प्रदेश में जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल कहा है कि हम 242 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और 242 सीटों पर अगर चुनाव लड़ती है एआईएमआई उत्तर प्रदेश में, तो आधार तो है नहीं। आधार एआईएमआई का आधार क्या है? मुस्लिम वोटर्स। इसके अलावा तो कोई आधार है नहीं। बिल्कुल। पॉलिसी, ना कोई नीति, ना कोई संगठन बड़ा मजबूत। लेकिन और बिहार में भी यही, बिहार में चुनाव जब जीते थे वो कांग्रेस के छूटे हुए नेता उनके जाके लड़े और वो जीते, लेकिन उसके बाद पार्टी बच नहीं पाई। इस बार है, इस बार भी उनकी भूमिका खुद की पार्टी को जिताने के साथ साथ विपक्ष को हराने की रही। और ओवैसी पे पहले भी एक आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब तमाम आरोप तो आरोप है। हालांकि ओवैसी का ये कहना है कि भाई हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपनी राजनीति करे। अब कोई कुछ कहता है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि बिना किसी आधार के, बिना किसी संगठन के, बिना किसी ठोस एजेंडा के पार्टी इतना अच्छा वो रखती है, अपना चुनावी नतीजों के हिसाब से आंकड़े इतना अच्छा लेके आती है, तो सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। और अब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक मिथ जो था ना, देखिए वही जो आपने प्रश्न किया, मैं उसको बता रहा हूं कि एक जो बात चल रही थी कि मुस्लिम जो है उस गठबंधन के साथ है, मुस्लिम वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराएगा। यही बात बिहार में भी कही जा रही थी, ये बात उत्तर प्रदेश में भी कही जा रही थी, और यही बात देश में भी कही जा रही। बिल्कुल। तो बिहार के नतीजों ने इस लाइन को भी ध्वस्त कर दिया, इसे आधार को भी ध्वस्त कर दिया, है ना। तो अब उत्तर प्रदेश में जब आएगा तो ये आधार रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो यहाँ वक्त है, जनवरी फरवरी के बाद से यहाँ भी तेजी आ जाएगी, लेकिन सबको सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत तंत्र से लड़ना है अगर विपक्ष को, तो अब जैसे राहुल गांधी की ढेर सारी आलोचनाएं इस वक्त हो रही हैं कि उन्होंने वोट चोरी। अब भाई वो सबूत के साथ अपना कर रहे हैं, अब वो चुनाव नतीजे में नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या वो बात गलत हो गई, वो सवाल गलत हो गए? कोई ये बात पे कोई चर्चा नहीं होने वाली है। तो ठीक है, वो खाली राजनीति चुनाव है, चुनाव ही राजनीति है, वो भी एक सवाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए
बंगाल के चुनाव के लिए जिनको भी लड़ना है उनको अब बहुत नए सिरे से एक कदम आगे जाके लड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 24 की जीत को बार बार हम लोग जिक्र करते हैं और वो थी भी बड़ी महत्वपूर्ण। वहां पर संविधान बचाने और वो बचाने का मुद्दा ही उस माना जाता है कि वो एक बड़ा वोट शेयर ले आया अपोजिशन की तरफ। अब वो चलेगा कि नहीं चलेगा? अब उत्तर प्रदेश में जो आरोप लगते हैं ठाकुर राज या सवर्ण राज के, वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे कोई नहीं जानता है। नहीं तो क्या एक बात और, नहीं, एक सवाल और, चूंकि हालांकि आपने कहा कि बहुत चीज़ें अभी बदलनी है और होनी है, लेकिन बिहार जैसा स्टेट, बिहार जैसा राज्य जहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जाति की राजनीति के सामने ठहरती नहीं है, जो हमने देखा है पिछले 10 साल में भी, वहां भी योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां हुई वो बेहद सफल रहे, वो तमाम सीटें जीती बीजेपी और एनडीए ने। इसके अलावा अपनी तमाम रैलियों में हमें योगी आदित्यनाथ एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे वाली थ्योरी पर ही अपने भाषणों को केंद्रित करते हुए नजर आए। अब ये तो उत्तर प्रदेश का ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड मामला है, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है इसका असर बढ़ता हुआ देखेंगे हम? देखिए उत्तर प्रदेश में चूंकि योगी आदित्यनाथ खुद मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की सरकार है, वही इकलौते इस वक्त विजिबल नेता हैं। भले ही केशव मौर्य महत्वपूर्ण हो, लेकिन मैं राइडर लगा रहा हूं सर, राइडर लगा रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने शायद इस रणनीति को थोड़ा फेल होते हुए देखा है, संविधान बचाओ और आरक्षण जैसे मुद्दों पर। जी, का जिक्र कह रहा था कि ये भी जो नैरेटिव है ना कि जहां जहां सभाएं हुई वहां वहां स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा, तो भाई इस वक्त तो बीजेपी के जिस भी नेता ने जहां सभा की वही जीता है, स्ट्राइक रेट वही रहा। और उस बीच में रघुनाथपुर का जिक्र जरूर कर लेना चाहिए, जहां ओसामा साहब के खिलाफ 2 रैली हुई, फिर भी ओसामा जीते। लेकिन लेकिन वहां आरजेडी की कैंडिडेट है ना, वो आरजेडी जीती, खुद ओसामा जीते, तो उसको क्या कहेंगे? क्योंकि वो अकेले ओसामा जो है वो खाली मुसलमान वोटों से तो जीत नहीं रहे थे, उस सीट पे इतने वो मुस्लिम वोट तो है नहीं जी। तो बात वो नहीं है, बंटवारे की बात नहीं है। बात ये है कि मैंने कहा ना कि सफलता के 50 तर्क हैं, विफलता के 1000 आलोचनाएं। ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश में, देखिए योगी आदित्यनाथ जी का जहां तक सवाल है, ये तय है कि उनकी राजनीतिक बुनियाद यही है, उनकी अब तक के राजनीतिक जीवन की बुनियाद यही है, और वो उसको छोड़ते भी नहीं है और शर्माते भी नहीं है, वो कवर भी नहीं देते हैं, वो ठोक के बोलते हैं, करते हैं, तो वो तो चलना है। अच्छा, वो ठोक के नहीं बोलते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी इशारे में बोलते हैं, बोल तो देते हैं। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति का आधार ही यही है, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, रिवर्स पोलराइजेशन, व्हाट एवर यू से, बट इस तो यही है। तो कुल मिला के अखिलेश यादव के लिए ये इस वक्त अपनी सॉक्स पुल करने का, अपनी कमर कसने का वक्त है, चिंता का वक्त है। अखिलेश यादव के पिछले 2 दिन के बयानों से क्या आपको लगता है कि वो थोड़े हड़बड़ाए हुए हैं? हड़बड़ाए तो नहीं, चकित जरूर है। और चकित होने की बात है कि ठीक है, हार जीत अपनी जगह पे होती, 100-150 की बात अलग होती, लेकिन 200 प्लस सीटों ने सबको चौंकाया है, सबको चकित किया है। तो अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल ये सोचने का वक्त है और बिल्कुल उनको अपने रणनीतिकारों के साथ बैठ के फिर से विश्लेषण करने की जरूरत है, कुछ ऐसा नया क्वाइन करने की जरूरत है जहां ये सारे चीजें जो पुरानी चीजें हैं वो छोड़ के क्या नया निकलता है। क्योंकि बात वही है कि पिच जो है वो अनप्रेडिक्टेड टर्न ले रही है, तो अब आपको उस हिसाब से अपनी टीम बनानी ही पड़ेगी। कुल तो जिस तरीके से बिहार के नतीजे आए हैं, जैसा डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा ने कहा, वो ना सिर्फ बिहार को, ना सिर्फ बिहार से लगे हुए बंगाल, यूपी जैसे राज्यों को, बल्कि पूरे देश को चौंकाया है उन नतीजों ने। और उसका सीधा असर जो है वो बाकी देश के दूसरे राज्यों पर पड़ना तय है।
अगले साल जो चुनाव होने हैं बंगाल को, उसका अगला, चूँकि बंगाल में सबसे नज़दीक है चुनाव, तो बंगाल में इसका असर और देखने को मिलेगा या नहीं, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका असर होगा, ये फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो गैर एनडीए पार्टियां हैं, यानी जो इंडिया गठबंधन है और बाकी पार्टियां हैं, बसपा या फिर आज़ाद समाज पार्टी जैसी पार्टियां, उन्हें अपनी रणनीति को दोबारा सजाने संवारने विचारने की ज़रूरत है, ये साफ नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल बिहार नतीजों के बरक्स क्या शक्ल अख्तियार करती है या क्या बदलाव अख्तियार करती है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। नमस्कार।